तो बिहार के दंगल में काफी कुछ हो रहा है, ज्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बिहार कोर ग्रुप की बैठक उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम रूप देने के लिए यहां पर मुहर लगाई जाएगी। बैठक में अमित शाह मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। बिहार चुनाव के लिए पहली सूची जारी हो सकती है और इधर 3 बजे एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। अकेले लड़ने के बारे में अंतिम फैसला होगा। प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से रामविलास पासवान की तबीयत के बारे में भी बातचीत की है, हालचाल जाना है। लेकिन क्या अकेले जाएगी चुनाव, लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी, ये देखना होगा। क्योंकि जो मांग है इस गठबंधन में बिहार को लेकर, वो 43 सीटों की मांग की है, 42 सीटों की मांग की है लोक जनशक्ति पार्टी ने। लेकिन भाजपा महज 15 सीटें ही दे पा रही है। जो नंबर्स अभी निकलकर सामने आए हैं, अगर हम जेडीयू और भाजपा की बात करें तो वो 122 और 121 का नंबर सामने आ रहा है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अखिलेश, ये आज फैसला हो जाएगा, कल होना था, एक दिन और पोस्टपोन किया गया। लेकिन क्या लगता है, अगर कोई एक पार्टी जो गठबंधन में है वो गठबंधन की ही किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर देती है लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े करती, ये संकेत क्या देगा अगर ये होने जा रहा है? या फिर अभी भी लगता है कि कोई उम्मीद बाकी है, वो 42 और 15 के बीच में कोई नंबर फिक्स हो सकता है? मुझे शशांक अब उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि देखिए जो फार्मूला बनता नजर आ रहा है 122 121 का, उसमें बीजेपी अगर 121 सीटों पर लड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी 100 सीटों से नीचे तो किसी भी सूरत में नहीं जा सकती। 2005-2010 में बीजेपी ने कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो 100 सीटों से तो बीजेपी नीचे नहीं जाएगी। तो इस लिहाज से एलजेपी को देने के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 20-21 सीटें बचती है। जो हम रिपोर्ट कर चुके हैं कि जेपी नड्डा की ओर से चिराग पासवान को महज 15 सीटों का ऑफर किया गया था, तो ऐसे में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर आप 5 सीटें बढ़ा भी दें तो भी चिराग पासवान इसके लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी जो मांग है 7 सांसदों के हिसाब से 42 सीटों की बनती है। बीजेपी ने बीच में यह भी कहा था कि ठीक है, हम आपकी कुछ सीटें कम कर देते हैं लेकिन हम उसके एवज में आपको एमएलसी की सीटें दे देते हैं। एलजेपी ने कहा था कि राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है यूपी से, आप उसमें एक सीट दे दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर के बात बनती नजर नहीं आ रही है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर 3 पार्टियां हैं, कि तीनों पार्टियां केंद्र में गठबंधन में हैं, लेकिन 2 पार्टियां मिलकर के एक राज्य में चुनाव लड़ती है, तीसरी अलग हो जाती, तो फिर क्या होगा? लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत दिलचस्प मुकाबला ये होगा, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव के बाद समीकरण बनेंगे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें एलजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेगी। और हम जब हमने पूछा कि आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो ये बीजेपी के लिए एक तरह की एडवांटेज की पोजीशन होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, बेहतर होता है जेडीयू की तुलना में। बिहार में लोकसभा चुनाव में तो 100% था, इससे पहले 80-90% तक उनका स्ट्राइक रेट रहा है, अगर 2015 का चुनाव अगर आप छोड़ दें। तो ऐसे में बीजेपी और एलजेपी चुनाव के बाद भी आ सकती है, ये भी एक संभावना रहेगी। और दूसरा ये है कि इससे जेडीयू जो है वो उसको काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एलजेपी ये कह चुकी है कि वो जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शुक्रिया अखिलेश इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये सारे समीकरण अब ऐसा लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी थोड़ी साफ होती जा रही है। और समीकरण जो है वो चुनाव के नतीजों के बाद क्या नतीजे आते हैं, किसके पास क्या आता है, उस पर अब काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, ये एक बात तय है कि नीतीश कुमार इस सब में जरूर थोड़ा सोचने पर मजबूर होंगे अगर चुनाव के बाद नतीजे उनके मन माफिक ना आए तो।